हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जीन्स का ट्रांसफ़र पेरेंट्स से और उनके बच्चों में। ठीक है, जैसे फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि बच्चे की हाइट कैसी होगी, बच्चे के फेस फीचर्स, बच्चे की आंखों का कलर, बालों का कलर, ठीक है, ये सब उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करेगी। और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि बच्चे का आईक्यू, ठीक है, उसका कितना इंटेलिजेंट रहेगा, ये सब उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, हेरिडिटी एक बेस प्रोवाइड करती है, एक आधार सेट करती है। ठीक है, बच्चे का क्या पोटेंशियल है उसको सेट करेगी। ओके, और उसकी लिमिटेशन लाइक उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देने के बाद भी बच्चे की एवरेज हाइट ही रहेगी। ठीक है, अब आप जैसे वुडवर्थ की डेफिनेशन कोट करके आ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, हेरिडिटी का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, उसकी लाइफ बिगिन होती है उसके जीवन आरंभ से ही। जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे ना, उन्हीं को हम हेरिडिटी बोलते हैं, जैसे जीन्स, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आप या तो डगलस एंड होलैंड की या फिर वुडलैंड में से एक डेफिनेशन कोट कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक देख लेते हैं हेरिडिटी के बारे में, जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, जाइगोट, जाइगोट क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, उसी को जाइगोट बोलते हैं। मींस जब पेरेंट्स का यूनियन होता है ना, जब एग और स्पर्म मिलके फर्टिलाइज हो जाएंगे, उससे जाइगोट फॉर्म होगा। और जाइगोट में 23 तो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, गुणसूत्र के 23 पेयर होंगे। याद रखना, पेयर पूछे तो 23 है, वैसे 46 क्रोमोसोम्स, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक टर्म है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, जैसे टोटल 23 पेयर्स होते हैं किसी भी ह्यूमन में। ठीक है, तो उनमें से जो 22 पेयर्स होंगे ना, वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगे। इन्हीं पेयर्स को, जो सेम पेयर होंगे ना, उन्हीं को ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये जो पेयर्स हैं वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और एक पेयर है, और जो एक पेयर होगा ना वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, मतलब उससे ही कि बच्चा बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, उससे ही डिटरमाइंड किया जाएगा। ठीक है, अब जो ये 23rd पेयर होगा ना, ये मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फादर होगा ना, उससे बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होगा। ठीक है, फादर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के सेक्स के डिटर्मिनेशन में। लाइक जो फीमेल होगी या मदर होगी, वो तो हमेशा एक्स ही देगी। अगर फादर की साइड से एक्स आया तो दोनों मिलके एक्स एक्स बनेगा। एक्स एक्स का मतलब होता है फीमेल बेबी गर्ल। ठीक है, अगर फादर ने वाई कंट्रीब्यूट किया, मीन्स मदर की साइड से तो एक्स है और फादर की साइड से वाई, तो मेल मीन्स बेबी बॉय बर्थ लेगा। ठीक है, हमने देखा है कि जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। ठीक है, तो इसमें ही जीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये जो जीन्स है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप है ना, ठीक है, जो जेनेटिक मेकअप है या हमारे हेरिडेटरी फैक्टर की वजह से हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है, स्टिल हम सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जीनोटाइप होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेबल हो, ये हिडन भी हो सकता है। और फिनोटाइप है वो ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है, लाइक बच्चे की हाइट, ठीक है, उसका आई का कलर, उसका हेयर का कलर, ये सब ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है आइडेंटिकल एंड फेटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे ना, उनमें क्या होगा कि भाई एक सिंगल एग स्पर्म, एक सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा और ये फर्दर डिवाइड होके टूस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, टू जाइगोट बनेंगे इससे। और जो फेटर्नल ट्विंस होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई 2 एग होते हैं और 2 ही स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, ओके, अब इनमें क्या कुछ डिफरेंसेस हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, उनका सेक्स सेम होता है, लाइक या तो 2 गर्ल्स होंगी वो या 2 बॉयज़ होंगे। और जो फेटर्नल ट्विंस होते हैं उनमें उनका सेक्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। और इसमें क्या होगा, जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे ना, उनमें प्लेसेंटा सिंगल प्लेसेंटा ही होगी। ठीक है, और जो फेटर्नल ट्विंस होंगे उनमें क्या होगा, प्लेसेंटा दोनों की अलग अलग होगी। ओके, अब देख लेते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। इसका मतलब हुआ कि एनवायरनमेंट हर वो चीज़ है उसकी जीन्स को छोड़ जो कि इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है,
इसमें जैसे सोशल फैक्टर आ गए, कल्चरल आ गया, उसकी एजुकेशन आ गई, ठीक है, उसका इमोशनल फैक्टर आ गया, उसकी सराउंडिंग आ गई। ओके, अब आप रोज की डेफिनेशन कोट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। एनवायरनमेंट वो बाह्य फोर्स है जो कि हमें प्रभावित करती है। ठीक है, अब दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग तो समझ ही लिया कि भाई जो हेरिडिटी है वो पीरियड ऑफ कंसेप्शन से, जब से बच्चे की लाइफ बिगिन होती है तब से ही शुरू हो जाता है। ये एक इनबोर्न क्वालिटी है जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट है वो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो कि हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसका सोर्स क्या है हेरिडिटी का? हमें पेरेंट्स से मिलती है और अपने एंसेस्टर्स से मिलती है। जैसे जीन्स हमारे हमारे पेरेंट्स से मिलेंगे, ठीक है, और एनवायरनमेंट जैसे फैमिली में, स्कूल्स में, सोसाइटी में, कल्चर से हमें चीज़ें सीखने को मिलती है। इसका नेचर क्या आएगा कि ये इंटरनल है, ये बायोलॉजिकल है। ठीक है, जैसे हमारे जो जीन्स है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो हमें पेरेंट्स से मिला है। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल है, वो सोशल है। ठीक है, हम अपनी हेरिडिटी, हम अपने जीन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये अनचेंजेबल है। ठीक है, अब जैसे हम अपने आंखों का कलर चेंज नहीं कर सकते, हम वो बात अलग है कि टेक्नोलॉजी से कंट्रोल की जा सकती है, बट नेचुरली पॉसिबल नहीं है। लाइक हमारे आंखों का कलर, हमारे बालों का, हमारी हाइट, हमारे फेस फीचर्स, वो सब हमारे जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की सराउंडिंग है, हमारे फैमिली, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, ये सब कंट्रोलेबल है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी हाइट हो गई, आइज हो गई, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गई, इन सबको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, ये हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। हमारी एजुकेशन हो गई, हमारी सोशल हैबिट्स हो गई, कल्चर हो गया, ये सब कंट्रोलेबल है। ठीक है, अब जैसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं आपको एक दो बता देती हूँ कि भाई हेरिडिटी कैसे अफेक्ट करती है ह्यूमन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, मैं आपको एक दो बता देती हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ही ये मैंने आपको शो किया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोट करना चाहो तो इनमें से एक दो करके आ सकते हो। ठीक है, अब जैसे फ्रांसिस गैल्टन फैमिली स्टडी, उन्होंने 971 व्यक्तियों को स्टडी किया था, मोस्टली इंटेलिजेंट फैमिलीज से बिलोंग करते थे। ठीक है, और पाया कि जो इंटेलिजेंस है वो हेरिडेटरी, हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो हमारे आनुवंशिकता, हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक स्टडी हुई थी आइडेंटिकल ट्विंस पे। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस को डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, लेकिन उन्होंने सिमिलर ट्रेट्स दिखाए। मीन्स पर्सनैलिटी है और इंटेलिजेंस है वो स्ट्रोंगली डिपेंड करती है हेरिडिटी पे। ठीक है, ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट हम एनवायरनमेंट के भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वाइल्ड चाइल्ड, अमला और कमला, दो बच्चे थे। ठीक है, उनको वुल्फ के साथ में ही रेज किया गया, तो उन्होंने एनिमल जैसे ही इंस्टिंक्ट, एनिमल जैसा ही बिहेवियर शो किया। ठीक है, इसीलिए ये कंक्लूड किया गया कि भाई एनवायरनमेंट बहुत ही नेसेसरी फैक्टर है ह्यूमन की ग्रोथ और उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए। ओके, फोस्टर ट्विन स्टडी, इसमें क्या हुआ था कि दो ट्विंस को लिया गया और दोनों को डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, इस और पता चला कि दोनों का आईक्यू लेवल डिफरेंट डिफरेंट है। सो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को भी। ठीक है, ये डिबेट तो हमेशा से ही चलती रही है कि भाई एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान की, किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, और कंक्लूजन ये निकला कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट है जॉइंट प्रोडक्ट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। ठीक है, दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ केसेस में हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बच्चे की हाइट, उसकी इंटेलिजेंस, ठीक है, उसकी आइज़ का कलर, ये सब, इन सब चीज़ों में हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो हेरिडिटी है वो हमें एक पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, हमें एक कॉम्पिटेंस, हमें क्षमता प्रोवाइड करती है, और एनवायरनमेंट एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक अवसर देती है उस अपने टैलेंट या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। फॉर एग्जांपल एक बच्चे में इनहेरिटेंट मीन्स जन्मजात से ही म्यूजिक का टैलेंट है। ठीक है, लेकिन उसको जब हम वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तभी वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन पाएगा। ठीक है, अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है? टीचर को हर बच्चे की हेरिडिटी ट्रेट्स और उसके एनवायरनमेंट का बैकग्राउंड क्या रहा है वो पढ़ना चाहिए, वो समझना चाहिए। ठीक है, बच्चे को एक हेल्दी, डेमोक्रेटिक और क्रिएटिव स्कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, बच्चों में जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक फ्लेक्सिबल मेथड यूज़ करना चाहिए टीचिंग के लिए। ठीक है,
बच्चे को एनकरेज करना चाहिए अपने हेरिडिटी पोटेंशियल को अचीव करने में, ठीक है, और उसको वो एनवायरनमेंट देना चाहिए। ओके, टीचर को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, हेरिडिटी डिटरमाइन व्हाट अ चाइल्ड कैन बिकम एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइन व्हाट अ चाइल्ड एक्चुअली बिकम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हेरिडिटी डिसाइड करती है कि एक बच्चा क्या बन सकता है और एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि एक बच्चा एक्चुअली वास्तव में बनता क्या है। सो टीचर को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए और बच्चे की एक होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कमेंट फॉर सजेशन, like, share and subscribe the channel. Thank you.